नमस्कार सभी को। कल हमने पढ़ा था मैक्सवेल के 4 समीकरण हमने कल पढ़े थे। ठीक है, मैक्सवेल का पहला समीकरण था गाउस लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर। दूसरा जो हमने समीकरण निकाला था वो गाउस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स में निकाला था। ठीक है, कर्ल ऑफ बी बराबर जो हमने 0 लिखा था कल। ठीक है, अब जो है और तीसरा ही कर्ल ऑफ ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी, ये चौथा। ये 4 समीकरण कुछ इस प्रकार के हमने लिखे थे। ठीक है, अब देखना इधर। कल हमने ये समीकरण कुछ लिखे थे, डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद कर्ल ऑफ बी बराबर 0, ये था। डिफरेंशियल फॉर्म देखना है ना। और कर्ल ऑफ ई बराबर माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी, और कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू जीरो जे सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी। अब देखना है, जो हमने कल मैक्सवेल के समीकरण निकाले थे, ये सभी समीकरण निर्वात के लिए थे। किसके लिए थे? निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए। ठीक है, या एयर के लिए हम मान सकते हैं। कुछ इस प्रकार से मैक्सवेल के 4 समीकरण होते हैं। लेकिन अब यदि बात की जाए किसी पदार्थ के अंदर की, किसी मीडियम में, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर यदि हम मैक्सवेल के समीकरण को देखना चाहें तो इन समीकरण में कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, और चेंज क्या होगा वो देखना। जब हम किसी पदार्थ की बात करें, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कोई, तो उसके अंदर क्या होता है, कोई फ्री चार्ज मौजूद नहीं होता है। ठीक है, कोई मुक्त आवेश विद्यमान नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि निर्वात के अंदर तो मुक्त आवेश हो सकता है, मीडियम के अंदर फ्री चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो वो बाउंडेड चार्ज होता है। ठीक है, तो उस समय हम रो को 0 लिख देंगे। रो क्या है? रो जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है, जो फ्री चार्ज जो भी है। अब किसी मीडियम की बात करें तो उस माध्यम के अंदर जो है फ्री चार्ज नहीं होता है, इसलिए रो का मान क्या होगा यहाँ पे? चार्ज डेंसिटी क्या होगी? 0। उसके बाद कंडक्शन जो करंट है वो भी नहीं होगी। ठीक है, किसी पदार्थ की बात कर रहे हैं हम, कोई फ्री चार्ज नहीं है तो वहाँ पे करंट भी फ्लो नहीं होगी, इसलिए जो चालन धारा का मान है वो भी 0 होगा। और जो जे सी है, जे सी जो धारा घनत्व है, ठीक है, वो भी क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे तो हमको समीकरण मिल जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर 0। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए 4 मैक्सवेल के समीकरण है ये। दूसरा, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू 0 एज इट इज रहेगा। तीसरा इक्वेशन भी एज इट इज रहेगा, कर्ल ऑफ बी बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। लेकिन चौथे समीकरण में चेंज हो जाएगा। ये जो जे सी का मान है वो क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है। किसके लिए? डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। इसलिए ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, तो ये मैक्सवेल के ही 4 समीकरण हैं, लेकिन किसी माध्यम के अंदर है। ठीक है, किसी परावैद्युत माध्यम के अंदर कुछ इस प्रकार से समीकरण होते हैं। कुछ नहीं करना है, रो की जगह 0 और जे सी की जगह 0 लिख देना है तुम्हें। ठीक है, तो वो जो है हमें 4 इक्वेशन माध्यम के अंदर प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, अब देखना, अपना अगला टॉपिक है और ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। ये फर्स्ट यूनिट हमारी इसके साथ में कंप्लीट हो जाएगी। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है देखना इधर। बाउंड्री कंडीशन, सीमा बंधन, जिसको हम हिंदी के अंदर कहते हैं। ठीक है, समझना इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इधर से जा रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये किसी के कारण उत्पन्न हो रहा है मान लो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है ये। मान लो यहाँ पे कोई प्लेट है, या फिर एक मिनट, कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये गति कर रहा है इससे। ठीक है, आगे की तरफ जा रहा है। अब यदि हम इस विद्युत क्षेत्र के को 2 अलग अलग क्षेत्रों में बांट दें इसी तरीके से, मतलब हमने यहाँ पे कोई जो है किसी पदार्थ की वस्तु मतलब रख दी यहाँ पे, जैसे कोई प्लेट रख दी हमने। ठीक है, ये प्लेट रखने से क्या होगा आप देखना इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इधर कुछ अलग होगा और इधर भी कुछ अलग होगा। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अब देखना क्या है यहाँ पे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, लेकिन ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, जो सीमा है, जो 2 अलग अलग क्षेत्रों को जो है सेपरेट कर रही है। ठीक है, 2 क्षेत्रों को
दो जो क्षेत्र है, रीजन है, एक इधर का और एक इधर का, इसको ये वाली जो प्लेट है वो क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस आगे की तरफ ऐसे जा रहा था, लेकिन अब बीच में कोई हमने पदार्थ रख दिया, तो अब इस जगह के ऊपर विद्युत क्षेत्र के मान में क्या परिवर्तन होगा। इस क्षेत्र के अंदर ये जो कॉमन रीजन है, इसके अंदर कुछ कंडीशंस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है, पहले जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इस बाउंड्री के ऊपर यानी कि विद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहा है वो देख रहे हैं हम, ठीक है। और कुछ जो है बाउंड्री कंडीशंस जो है इस बाउंड्री के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है, इसीलिए इसी को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कंडीशन, सीमा बंधन कहते हैं। दो अलग अलग क्षेत्र है, ठीक है, उन दोनों क्षेत्रों को अलग करने वाली कोई उभयनिष्ठ सरफेस जो है, सतह है, उसके ऊपर कुछ शर्तें लागू होती है, उन्हीं शर्तों को हम सीमा बंधन कहते हैं, ठीक है। अब देखना, तो यहाँ पे इस रीजन में जहाँ पे ये दो अलग अलग क्षेत्रों को सेपरेट कर रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कुछ परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो H होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, H चुंबकन क्षेत्र, H में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। और एक और वेक्टर होता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये D इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होता है, ठीक है। तो इस D के अंदर भी कुछ परिवर्तन होता है, वही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखना इधर एक बार, तो ये देख लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है वो देखना। मान लो ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इस प्रकार से, ऐसे चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। अब देखना क्या होता है, ये डिस्टेंस है, दूरी बढ़ रही है, ठीक है। तो दूरी बढ़ने के साथ में इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, E बराबर 1/4πε0 Q/r², ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है हमारा पॉइंट चार्ज के कारण किसी r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। अब देखो जैसे 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 r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, कम होता जाता है, ठीक है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, फिर इधर कम हो गया, फिर आगे कम हो गया, और आगे कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, कमी हो रही है, या फिर उधर से इधर आ रहे हैं तो बढ़ोतरी हो रही है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक विस्थापन जो है आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही है कहने का मतलब वो सिर्फ ये बता रहा है कि दूरी के साथ में विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से घटता है, वो बताएगा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम विस्थापन सदिश कहते हैं विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/4 और r², ठीक है, इसी को यहाँ पे कैपिटल D माना गया है और Q भी साथ में, ठीक है। और नीचे क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो मतलब क्या है, ये Q/4πr² इंटू 1/ε0, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या है, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया, 4πr², कोई भी एक इमेजिनरी सरफेस है स्फेरिकल, तो उसके लिए ये क्या है, सिग्मा का मान है, ये क्या है, सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व जिसे हम कहते हैं, उसी सिग्मा को हमने यहाँ पे क्या बोला है, D बोला है, विस्थापन सदिश। तो D बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई हो जाता है, मतलब विद्युत क्षेत्र को ही बताता है, ठीक है। लेकिन दूरी के साथ में किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है वो बताने वाला ये सदिश है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब देखना अपना जो टॉपिक है वो यह है कि यहाँ पे मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई मीडियम है, ठीक है, मीडियम है जिसका परावैद्युतांक का मान εr1 है, ठीक है। और इधर एक बाउंड्री है और दूसरी तरफ एक दूसरा मीडियम है εr2। दो माध्यमों को ये जो सरफेस है वो क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E1 है, ठीक है, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या है, E2 है। तो अब देखना इस बाउंड्री के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, विद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहा है वो हम देखेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री कंडीशन। मतलब ये जो दो अलग अलग माध्यम है
उनको सेपरेट करने वाली ये जो सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस प्रकार से बदल जाते हैं या उनमें क्या उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये हम बाउंड्री कंडीशन के अंदर देखेंगे। बाउंड्री कंडीशन से हमें पता चल जाएगा कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र यदि परिवर्तित होते हैं तो किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन हम पढ़ेंगे कैपिटल डी के लिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए। किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कैपिटल डी, ठीक है। अब देखना, हम दो अलग अलग क्षेत्र ले लेते हैं, रीजन, ठीक है। ये जो है दो अलग अलग रीजन है यहाँ पे, ठीक है। एक जो है ऊपर वाला है ये रीजन एप्सिलॉन r1 मान लेते हैं, नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको हमने मान लिया एप्सिलॉन r2, ठीक है। उसके बाद देखना इधर, अब हम जब यहाँ से यहाँ पे जाते हैं तो ये जो बाउंड्री आती है इसके ऊपर विद्युत जो क्षेत्र का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है कैपिटल डी, उसमें क्या परिवर्तन आएगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं, ठीक है। क्यों क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे जो है गाउस का लॉ लगाना है। गाउस के लॉ से हम पता लगाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कितना परिवर्तन आ रहा है। उसके लिए हम एक इमेजिनरी सरफेस मान लेते हैं, कुछ इस प्रकार का सिलेंड्रिकल सरफेस हमने मान लिया, ठीक है। अब जब हम सिलेंड्रिकल सरफेस में यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या परिवर्तन होगा वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, देखना इधर, ये जो इमेजिनरी सरफेस है उसके अंदर दो क्षेत्र है। एक तो ये रहा S1, इसको हमने S1 नाम दे दिया। ये जो क्षेत्र है उसको हमने नाम दे दिया S2, ठीक है। उसके बाद ये कर्व क्षेत्र है, दो तो वृत्ताकार है और बीच वाला क्या है, वक्राकार, और वक्राकार दो भागों में बटा हुआ है। इसको तो हमने मान लिया S1 डैश और इसको हमने मान लिया S2, सॉरी ये S1 डैश और ये क्या है S2 डैश है, ठीक है। उसके बाद ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल वेक्टर की बात करें तो ये N1 कैप हो गया और इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा, जिसको हमने N2 कैप नाम दे दिया, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसको हमने नाम दे दिया N1 डैश कैप और इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसको हमने नाम दे दिया N2 डैश कैप, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जो है हम गाउस की जो थ्योरम है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखना इधर, गाउस का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, गाउस नियम का डाइवर्जेंस ऑफ E बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को अगर हम इधर ले लें तो ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई बराबर रो, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट इंटू ई जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ डी बराबर रो, रो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, और डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जिसके लिए हमें जो है सीमा बंधन का मान देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखना इधर, ये जो डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो है, इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कैपिटल डी, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका यदि हम वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ में इंटीग्रेशन कर ले, इधर देखना, जैसे वॉल्यूम इंटीग्रेशन करें यदि हम इसका, तो डाइवर्जेंस ऑफ डी इंटू डी वी बराबर हम लिख सकते हैं रो इंटू डी वी, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन किया है विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखना, ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है इसको हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं स्टोक थ्योरम से। तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज होगा तो, ठीक है, ये हो जाएगा डी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा रो इनटू डी वी। अब देखना इधर, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है
ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर ये रो डीवी क्या होता है, चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज, ठीक है, आवेश पढ़ा है हमने ये, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डीवी, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू डीवी, मतलब ये चार्ज है, आवेश है वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर। लेकिन यदि इसको हम सरफेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाती है, रो की जगह ये क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, सिग्मा इंटू डी एस वेक्टर, ठीक है। या फिर और क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना इधर, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है, ऊपर वाला क्षेत्रफल नीचे वाला क्षेत्रफल, ठीक है, ये दोनों तो इक्वल है, ठीक है। अब आगे देखना, अब इस सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को हम यहाँ पे इस गाउसियन सरफेस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लागू कर रहे हैं। तो क्या होगा देखो, चार क्षेत्र है हमारे पास, ठीक है, तो चारों के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। पहला S1 D1 वेक्टर, ठीक है, डॉट डी एस वेक्टर, इस S1 वाले क्षेत्र के लिए हमने ये जो है अप्लाई कर दिया डी डॉट डी एस, प्लस S2 के लिए क्या होगा, वही D2 वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यहाँ पे हमने मान लिया D2 है, इधर क्या है D1 है, ठीक है, प्लस अब देखना S1 डैश के लिए, S1 डैश के लिए D1 वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, प्लस S2 डैश के लिए D2 वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर हो गया, इजिकल टू क्या है उधर, सिग्मा इंटू डी एस, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, सिग्मा इंटू डी एस जो है, सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है और वो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम जो है आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको यदि हम आगे लिखेंगे तो अंदर क्या बचेगा, डीएस, डीएस का इंटीग्रल, ठीक है, और डीएस का इंटीग्रल है, उसको सोल्व करेंगे तो मान लो एस आ गया, क्या आ गया, एस, ठीक है, टोटल एरिया आ गया एस। अब देखना आगे, आगे देखना, अब जब हम बात कर रहे हैं इस बाउंड्री की, तो ये टोटल हाइट क्या है इसकी, मान लो एच हाइट है, ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस लिया इसकी हाइट एच है, हमें बाउंड्री के ऊपर बात करनी है, तो हमें क्या करना होगा, इसको ऐसे पास इसके ऊपर लाना होगा, मतलब मान लो इसको हम ऐसे दबाते हुए यहाँ पे लिया, ठीक है, या लिमिट अप्लाई कर दी हमने, एच टेंस टू 0, मतलब ये पूरा यहाँ पे आ गया, बाउंड्री के ऊपर क्या हो रहा है वही देखना है हमें, ठीक है। तो हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं एच टेंस टू 0, कहाँ पे, तो क्या आएगा ये, बाउंड्री के ऊपर, ठीक है, ऑन बाउंड्री, तो बाउंड्री के ऊपर अब क्या होगा वो देखना, जैसे ही हम h टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, यहाँ पे देखना, ये जो एरिया है S2 डैश और S1 डैश, इसका मान घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये जो S1 डैश वाला और S2 डैश वाला पद है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम अप्लाई करेंगे h टेंस टू 0 तो ये पूरा ऐसे चपटा हो जाएगा, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया खत्म। अब एरिया कौन सा बचा है, ऊपर वाला और नीचे वाला, इसको हमने दबा के पूरा यहाँ पे लिया है, बाउंड्री कंडीशन के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एरिया दोनों 0 हो गए, ठीक है, तो ये जो है और ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। बचा क्या यहाँ पे देखना, ये दो टर्म बची है, ठीक है, तो ये दोनों क्षेत्रफल है, एक तो नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, ठीक है, और सर्कुलर है, इसलिए यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो तो क्या हो गया ये, इसको यदि हम ओपन कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा D1 डॉट N1 कैप इंटू डी एस, ठीक है, D1 डॉट डी एस को ओपन किया हमने, तो डी एस वेक्टर जो है, देखो डी एस वेक्टर जो है उसको हम लिख सकते हैं n कैप अपॉन डी एस, इधर देखो n कैप क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया वेक्टर अपॉन एरिया वेक्टर का जो है हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, तो डी एस वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, n कैप इंटू डी एस, ये डी एस मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और D1 मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, N1 ds, और किसके लिए है ये, S1 के लिए। इसी प्रकार से S2 के लिए भी हो जाएगा D2 N2 कैप और ds इजिकल टू सिग्मा इंटू एस,
ठीक है। अब आगे देखना, इन दोनों को हम ऐसा लिख सकते हैं D1 N1 कैप, ठीक है, प्लस D2 N2 कैप, और इधर क्या है DS वेक्टर, ठीक है। और एक और चीज, ठीक है, S1 और S2 दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जो एरिया है वो भी सर्कुलर एरिया है और नीचे वाला जो एरिया है वो भी क्या है, सर्कुलर एरिया है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, एक मिनट इधर देखना, D1 N1 कैप और DS का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, वो S और S1 प्लस इधर क्या आएगा D2 N2 कैप और S2 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू S। अब एक बात देखना, इधर ऊपर वाला जितना सर्कुलर एरिया है उतना ही नीचे है, मतलब S1 और S2 दोनों के मान क्या है, इक्वल है। और कितना है तो मान लेते हैं कितना है, S है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या आएगा, D1 N1 कैप प्लस D2 N2 कैप, ठीक है, इंटू S इज इक्वल टू सिग्मा इंटू S। तो S से S कट गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या आया देखो, ये D1 N1 कैप प्लस D2 N2 कैप इज इक्वल टू सिग्मा। अब देखना एक और चीज, N1 कैप की डायरेक्शन नीचे की तरफ परपेंडिकुलर, N2 कैप जो है परपेंडिकुलर ऊपर है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो N1 इज इक्वल टू N2 कैप विथ नेगेटिव साइन। हम मान लेते हैं इसको N मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, N। तो क्या होगा देखो, ये D1 N1 और ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, D2 और N लिख दिया, दोनों को N लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसको पॉजिटिव अगर हम मान रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, या इसको पॉजिटिव मान रहे हैं तो ऊपर वाला नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट है इसलिए, ठीक है। इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा। तो यहां से देखना, या फिर हम ये जो D1 N है, ठीक है, ये जो D1 N है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं D1 N, ठीक है, माइनस इसको हम लिख सकते हैं D2 N इज इक्वल टू सिग्मा। एक मिनट, ठीक है, यही रहने दो, D1 माइनस D2 इंटू N इज इक्वल टू सिग्मा। ये बाउंड्री कंडीशन हो गई, पहली बाउंड्री कंडीशन हो गई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मान है, परिवर्तन है, वो कुछ इस प्रकार से होता है इस बाउंड्री के ऊपर कि D1 माइनस D2 N इज इक्वल टू क्या आता है, सिग्मा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो यह जो है अपना पहली बाउंड्री कंडीशन थी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है किसी दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री के ऊपर किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो तुम्हें ऐसे बताना है D1 माइनस D2 इंटू N इज इक्वल टू सिग्मा। ये बाउंड्री कंडीशन तुम्हें लिखनी है। कैसे करा हमने देख लो, हमने गाउस लॉ लगाया, ठीक है, उसके बाद इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में हमने लिख दिया, उसके बाद हमने इसको सरफेस इंटीग्रल के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। अभी सरफेस कितना है, चार सरफेस है, S1 S2 S2 डैश S1 डैश, चार के लिए अप्लाई कर दिया हमने इसको, और सिग्मा डॉट ds, सिग्मा ds का इंटीग्रल करेंगे तो S। सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, कॉमन ले लेंगे आगे क्योंकि कांस्टेंट है ये तो, ठीक है। फिर ये दोनों चीजें जीरो हो गई, क्योंकि जब हम लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू जीरो, तो h का मान जीरो कब होगा, जब ये पूरा यहाँ पे आ जाए। इसको दबा दो, अभी छोटी सी सिलेंड्रिकल की साइज क्या होगी, बहुत छोटी, मतलब h टेंड्स टू जीरो हो गई, तब क्या होगा, ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगी, ये दो टर्म बची, ठीक है। फिर इसको हमने आगे सोल्व कर लिया, S1 और S2 इक्वल एंड अपोजिट, इसका नॉर्मल वेक्टर इसका नॉर्मल वेक्टर वो भी इक्वल एंड अपोजिट, वही हमने आगे रखा है। तो हमको ये बाउंड्री कंडीशन मिल गई D1 माइनस D2 N इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन जो है कि पढ़ेंगे।